एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इससे पहले मैंने कई चैप्टर में लेकर के आया और आज मेरा विधायिका का चैप्टर है। कल सेशन में हम लोग कार्यपालिका के बहुत सारे कार्य हमने पढ़े थे। आज हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या क्वेश्चन इसके आते हैं, तो पूरी संरचना को हम पढ़ेंगे ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूटे नहीं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो भारत हमारा देश है वह भारत संघीय व्यवस्था बना है। ठीक है, उससे तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है। ऐसे में इस व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है। तो यही संघीय व्यवस्था के तहत हमारे वहाँ जो विधायिका है वो जो दो स्तरों पर देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर बात करें कि विधायिका क्या होती है, जो विधेयक बनाने के काम करते हैं, अर्थात जो बिल तैयार करते हैं, बिल पास करते हैं, उन्हें ही विधायिका कहा जाता है। तो ये बिल दो स्तरों पर तैयार होते हैं, एक केंद्र सरकार कर सकती है और दूसरा राज्य सरकार। तो इसीलिए विधायिका को दो पार्ट में बांट करके हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, विधायिका क्या होता है। ठीक है, एक संघीय विधायिका है और एक राज्य विधायिका। केंद्र स्तर पर होने वाली विधायिका को संघीय विधायिका और राज्य विधायिका मतलब कहते हैं। ठीक है, और राज्य स्तर पर जो विधायिका होता है उसको हम राज्य विधायिका कहते हैं और केंद्र स्तर पर जो होता है वो संघीय विधायिका कहते हैं। ठीक है, संघीय विधायिका में जो मेन बॉडी होता है उसे हम संसद कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि भारत में संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया गया है और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ही संसद कहलाता है। और इस संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, अर्थात 3 स्तंभ होते हैं। ये याद रखना आपको। ठीक है, कौन कौन होते हैं। ठीक है, पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। ठीक है, तो जो हमारे केंद्रीय स्तर पर संसद का गठन किया गया है, वास्तव में संसद 3 स्तंभों से मिलकर बनता है। पहला स्तंभ राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। इस प्रकार से संसद में बनने वाला कानून तीनों द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के पारित होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी उतना ही अनिवार्य होता है, क्योंकि ये तीनों इस संसदीय व्यवस्था में अधिक नाम होते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संसद का गठन किनके मिलने से होता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं, राज्यसभा केवल लोकसभा उत्तर दे देते हैं, जबकि इसका एग्जैक्ट उत्तर होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों के सम्मिलित रूप को ही हम संसद के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रीय स्तर पर होने वाले विधायिका दर्शाता है। ये जो सिस्टम है संसदीय व्यवस्था का, ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। भारतीय संविधान में इसे 79 और राज्यसभा 80, लोकसभा 81 अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया। और राष्ट्रपति के संबंध में 52 मैंने बताया है। एक पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड किया है अनुच्छेद का, पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो मित्र नहीं पढ़े हैं। ठीक है, उस सारे 2 चैप्टर मैंने पढ़ाया है, 2 वीडियो मेरा अनुच्छेद से पढ़ा हुआ है। तो राष्ट्रपति का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हमारे सामने राज्यसभा और लोकसभा का अध्ययन करना है, तो इसे देखते हैं। चलिए, उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा आते हैं राज्य विधायिका की ओर। तो राज्य विधायिका की ओर, जो विधायिका से हम संसद कहते हैं, तो राज्य में जो विधायिका उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों विधानमंडल, उसे हम कहते हैं। ठीक है, राज्य विधायिका को कहा जाता है विधानमंडल। तो क्या विधानमंडल में भी इसी प्रकार का संरचना है? जी बिल्कुल, इसी प्रकार का संरचना का गठन विधानमंडल में भी देखने को मिलता है। इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इन तीनों की संरचना देखने को मिलती है। तो राज्यपाल के संबंध में आगे वीडियो हम बनाएंगे कि विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन बनाए जाते हैं।
लेकिन आपको पता होगा कि विधानसभा अनिवार्य रूप से सभी राज्यों में मौजूद है, जबकि विधान परिषद अनिवार्य नहीं है, यह केवल 7 राज्यों में ही मौजूद है। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। तो ये हमने देखा कि विधायिका के तहत केंद्रीय स्तर पर कैसे कार्य होता है और राज्य स्तर पर कैसे कार्य होता है। ये सभी राज्यों के लिए बनाए जाते हैं, उसे विधानमंडल कहा जाता है, और जब केंद्र में आते हैं तो उसे संसद कहा जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में डाला गया है। अब आते हैं हम राज्यसभा और लोकसभा को समझते हैं थोड़ा। राज्यसभा क्या होता है और लोकसभा क्या होता है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, वास्तव में राज्यसभा किसी राज्य के प्रतिनिधित्व करता है। हमारे संसदीय व्यवस्था में चूंकि एक संघात्मक व्यवस्था है, इसलिए सभी राज्यों को अपने प्रतिनिधि संसद में भेजने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो विधानसभा के माध्यम से राज्यसभा में बड़ी मात्रा में सभी राज्य अपने अपने सदस्य देख सकते हैं। हालांकि सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। यही कारण है कि सभी राज्य एक समान मात्रा में राज्यसभा में सदस्य नहीं मिल सकते। अगर रिकॉल करें, याद करें, आपने अनुसूची पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में उसमें जो चौथे अनुसूची हैं उसमें बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा। तो वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस प्रकार से जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उतनी अधिक सीटें मिलेंगी। ठीक है, और जिस राज्य की संख्या कम होगी उसे कम मिलेगी। तो कैसे संरचना, इसको हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 250। ठीक है, टोटल सीटों की संख्या 250 तय की गई है अधिकतम रूप से, और ये सीटों की संख्या अधिकतम रूप में तय की गई। वर्तमान में अगर बात करें इतनी संख्या नहीं है। वर्तमान में 12 सदस्य मनोनयन द्वारा और 233 सदस्य राज्यों द्वारा चयनित होते हैं, और इस प्रकार से 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में है। ठीक है, 245 सदस्य वर्तमान में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245, अधिकतम सीटों की संख्या 250। तो इसमें से 233 सदस्य वर्तमान में राज्यों द्वारा भेजे जाते हैं, जिनमें आपने पढ़ा होगा यूपी सर्वाधिक 31 भेज सकते हैं, बिहार 16 भेज सकते हैं। अलग अलग स्टेट को अलग अलग मात्रा में प्रदान किए गए हैं। ठीक है ना, और ये जो सीटों की संख्या तय की गई है ये वास्तव में उस राज्य की जनसंख्या में। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी यह है कि यह जो राज्यों को उनके सीटों का आवंटन जनसंख्या पे किए गए, वर्तमान जनसंख्या पे नहीं किया गया, बल्कि 1971 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य की जनसंख्या जिस मात्रा में थी उसी मात्रा में उन्हें राज्यसभा सीट दी गई है। तो इसलिए राज्यसभा सीटों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग है। ये 12 सदस्य कौन होते हैं? ये कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि में अर्जित करने वाले लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ ये मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 जो होते हैं ये मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, अब बात करें राज्यसभा से जुड़े हुए कुछ बेसिक पॉइंट। जैसे राज्यसभा जो होता है उसे हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, उसे एक विशेषज्ञ समूह के नाम से जानते हैं, राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप से जानते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से माध्यम से चुनाव होता है, और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में आकर के करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो राज्यसभा का कैसे महत्व दर्शाया गया है। अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों की, तो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीटें चुने जाते हैं। तो जब वो संसद में जाते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव किस प्रक्रिया में होते हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जब वो संसद में जाते हैं तो वास्तव में वो अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकसभा के सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से दोनों के थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा क्या है? तो लोकसभा के हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं। इनकी सीटों की संख्या हम देखते हैं क्या होता है। इनमें भी अधिकतम सीटों की संख्या 550 प्लस 2। आप ये पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को आंग्ल भारतीय
आंग्ल भारतीय का तात्पर्य हो जाता है वैसे अंग्रेज जो अब भारतीय हैं। तो वैसे अंग्रेज जो अब भारतीय है, आंग्ल भारतीय है, तो उन्हें मनोनीत करने का पावर किन्हें प्राप्त है? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो कितने एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 2। और कुल संसद में कितने मनोनीत करते हैं? 14 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 एंग्लो इंडियन है, अधिकतम 550 राज्यों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सदस्य रहेंगे। इस प्रकार से अधिकतम सीटों की संख्या 552 तय की गई है। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में अगर ध्यान दें 543 सीटें, जिनमें 2 मनोने के अब 545 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। और इन्हें राज्यों और केंद्र शासित द्वारा विभाजित किया जाता है, तो देखने को मिलता है 530 सदस्य राज्य से चुन कर आते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुन कर आते हैं। जहां तक बात इस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की है, तो वास्तव में इन्हें 20 सीट आवंटित की गई थी कि केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, लेकिन उनकी जनसंख्या का अनुपात उतना नहीं है। यही कारण है वहां से मात्र 13 आ पाते हैं। राज्यों से जितने आवंटित किए जाते हैं 530 पूरे के पूरे आते हैं। ठीक है, और 13 जुड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 543 और 2 हो जाता है एंग्लो इंडियन। वर्तमान में हमारे लोकसभा में सीटों की संख्या है 545। अब बात करें लोकसभा के सीटों की संख्या के अलावा, तो इन्हें निम्न सदन कहा जाता है। चूंकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जब जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन स्वयं करती है, अपने द्वारा करती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। लेकिन जब किसी प्रतिनिधि का चयन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा के माध्यम से होता है, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा में अगर बात करें हम, तो इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है और जनता का सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनकर आए हैं। ऐसे में इन्हें लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। और वैसे भी अधिक शक्तिशाली सदन के रूप में भी लोकसभा को ही जाना जाता है। तो ये हमारा केंद्र स्तर का जो संघीय विधायिका है, जिसमें संसद है, संसद के तीनों स्तंभ है, उसको हमने समझा। फिर मैं अगले वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें राज्यसभा को पार्टिकुलर रूप से समझाऊंगा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। लोकसभा को समझाऊंगा कि यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन बनेंगे। ये पूरा का पूरा अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में बड़ी मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन बचकर निकल जाए, वो भी नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग ऐसे पढ़ाई करेंगे कि किसी क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे ही नहीं, पकड़ के ही उसको बना ही डालेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा संघीय स्तर में। ठीक है, अब आते हैं हम राज्य विधायिका और चलते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि राज्य विधायिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यपाल सभी राज्यों में होते हैं अनिवार्य रूप से, विधानसभा भी सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होते हैं। तो यदि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होते हैं तो क्या होगा? तो इसका मतलब यह हो जाता है कि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, उस विधानमंडल में 2 ही होंगे। ठीक है, राज्यपाल और विधानसभा केवल। लेकिन जिनका विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, उन राज्यों में इनके 3 स्तंभ हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल के स्तंभ तौर पे हम पढ़ेंगे कौन से 7 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। फिलहाल हम आते हैं कुछ पॉइंट को लेकर के। क्या विधान परिषद क्या है और विधानसभा क्या है? तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा कार्य करती है, सेम उसी प्रकार राज्य में विधानसभा कार्य करती है। अर्थात लोकसभा जनता द्वारा चुना जाता है और यहाँ विधानसभा भी जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकसभा में बहुमत वाले दल सरकार बनाते हैं, यहाँ भी विधानसभा में बहुमत दल वाले सरकार बनाते हैं। यहाँ लोकसभा एक प्रमुख रूप से क्या कह सकते हैं, जिसे हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। वहाँ विधानसभा होता है राज्य का लोकप्रिय सदन। तो ये सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से होता है। अगर विधान परिषद की बात करें तो
इसकी तुलना थोड़ी बहुत हम राज्यसभा से कर सकते हैं। हालांकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विधानसभा में वेरियस होते हैं। जैसे कुछ शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, कुछ पंचायतों द्वारा चुने जाते हैं, कुछ राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस चैप्टर को जब हम डिटेल को पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से समझ लेंगे। फिलहाल हम आइए 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है, उसी तरह से राज्य में विधान परिषद भी स्थायी सदन होता है और विधानसभा अस्थायी सभा होता है। और सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो सभी राज्यों में जनसंख्या के अनुपात पर सीटों का आवंटन किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहां विधानसभा की सीटों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। लेकिन बात यहाँ एक और मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे संविधान में विधानसभा के लिए अधिकतम सीटों की संख्या 500 और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 तय की गई। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या कम होने के कारण और वहां पे 60 से कम सीटें दी गई हैं और अधिकतम वाले में 500 से अधिक किसी का नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि यूपी वह राज्य जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है, इसलिए सबसे अधिक विधानसभा सीटें अधिक है यूपी राज्य में ही देखने को मिलती है। और जिन राज्यों की जनसंख्या जितनी कम होगी उन राज्यों में उतना ही कम सीटों को देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका आता है। अगर बात करें विधान परिषद में सीटों की संख्या, तो जितने विधानसभा में सीट होंगे उनके 1/3 से कम सीटें ही विधान परिषद में होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो बिहार में विधान परिषद है और बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, जो कि 75 3 मल्टीप्लाई करने पे 225 आता है। ठीक है, अर्थात इससे 1/3 कम है। तो किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन किया जाता है तो इसका सीटों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। अब विधान परिषद का गठन कैसे होता है, तो यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है। वह किसी प्रस्ताव को तैयार करता है, 2/3 बहुमत से विधानसभा में पारित करता है और पारित करने के बाद वह विधान परिषद को बना भी सकता है और विधान परिषद को हटा भी सकता है। तो ऐसी प्रक्रिया चलती रही है। वर्तमान में हमारे देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इरेज करके मतलब इसके आगे में फिर से मैं अभी मैथ हमें बताना है। ठीक है ना, विधानसभा की संरचना भी कही गई है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं उस पार्ट में, वो कौन से राज्य है जहां विधान परिषद की संरचना की गई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने मैप बना दिया है, इंडिया मैप है। ये आप लोग को तो पता होगा कि अपने ये प्यारा इंडिया है, जो ब्यूटीफुल इंडिया, उसका ये मैप है। ठीक है, और वो 7 स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद है। ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, ये मैप आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये मैप में वही स्टेट है जिनके विधान परिषद है। ठीक है ना, इसमें देखेंगे कि वो कौन से 7 राज्य है जहां पर स्पेशल विशेष विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये चूंकि विशेष राज्य का दर्जा 370 से, आपको पता ही है, 370 से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ आते हैं, यूपी है और बिहार है, याद रखेंगे। इन दोनों को याद करेंगे एक ज्वाइंट रूप में, यूपी और बिहार। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे दोनों हम याद करते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, ये महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, यहाँ पे आपको देखना है। इसको याद करेंगे ज्वाइंट रूप से, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे कि इस तरफ आएंगे, 29वां राज्य अभी बना है वो, ठीक है ना, तेलंगाना। ठीक है, और उसके बाद ये वाला मिलेगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो
इन दोनों को ज्वाइंट रूप से याद करेंगे। इसको एक ज्वाइंट से इस 7 राज्यों को याद करना बहुत आसान है, जिसमें विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। इधर ज्वाइंट में, इधर ज्वाइंट में और इधर ज्वाइंट में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से हमने देखा ये 7 राज्य हैं जो भारत में विशेष दर्जा प्राप्त हैं, उन्हें अर्थात विधान परिषद उनमें मौजूद है। और बात विधान सभा की करें, ये सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से मौजूद है। न केवल सभी राज्यों में मौजूद है, बल्कि दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां पे विधानसभा की व्यवस्था की गई है। अब लास्ट में जाते जाते मैं एक कुछ बेसिक पॉइंट में बताने वाला हूं। वो बेसिक पॉइंट ये है कि हमारे वहां जनसंख्या के आधार पर जब सीटों का आधार तय की गई थी तो 1971 के बाद उसे रोक दिया गया और एक संशोधन हुआ। फिर बाद में हुआ 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें तय किया गया कि जितने भी सीटें हमारे लोकसभा और विधानसभा में बने हैं वो 2026 तक सीमित रहेंगे, ना तो उन्हें बढ़ाया जाएगा ना उन्हें घटाया जाएगा। और ये 2026 के बाद ही इसमें कुछ किया जा सकता है। तो प्रारंभ में इन्हें बढ़ा करके 2001 किया गया था, फिर एक संशोधन ला करके इसे बढ़ा करके 2026 कर दिया गया। तो कई एग्जाम में ये क्वेश्चन में आ चुके हैं। और भारत में जो लोकसभा सीटें कब तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो 26 तक। विधानसभा की सीटें कब तक नहीं बढ़ाई जा सकती, 2026 तक। तो हमने आज विधायिका और विधायिका में केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, दोनों स्तरों पर जो विधायिका है उसको बेहतर ढंग से हमने समझा। अब हम पार्टिकुलर वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम राज्यसभा की बात करेंगे, लोकसभा की भी बात करेंगे, विधानसभा की भी बात करेंगे, विधान परिषद की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको जब पार्टिकुलर रूप से समझ लेंगे तो कोई ऐसे प्रश्न नहीं होंगे जो हमारे आंखों के सामने से निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिलहाल जो मैंने ये पढ़ाया है इसे आपको कॉपी करना है और अच्छे से इसे रिवीजन करना है। ठीक है, और हमारे केजिन टाइम्स कोचिंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। और हमारे इस चैनल को तभी लाइक करना है जब ये आपको वीडियो पसंद आए। ओके दोस्तों, ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।